ये बात है 322 BC की। एम्पायर नंबर 1 मौर्यन। मगर एक मिनट, ये मौर्यन और आर्यन कौन है? आर्यन से बेसिकली मौर्यन है और मौर्यन से बेसिकली आर्यन है, क्योंकि जब आर्यन साउथ इंडिया में थे तो मौर्यन भी साउथ इंडिया में थे, नॉर्थ इंडिया में थे तो नॉर्थ इंडिया में थे। प्लस चाणक्य द ग्रेट मौर्यन टीचर, उनके अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे थे। चाणक्य इज इक्वल टू मौर्यन, मौर्यन इज इक्वल टू संस्कृत, संस्कृत इज इक्वल टू आर्यन। और अगर इन सबको एक साथ जोड़ दिया था तो मौर्यन इज इक्वल टू आर्यन। तो फिर मौर्यन एम्पायर कैसे था और कैसे आया? अब ये बात है 323 BC की, जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया था। तो अलेक्जेंडर मर गए और ऑब्वियसली उनके साथ उनका खौफ और उनकी जो जुनून था वो भी साथ चला गया, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की बुनियाद रख के। मगर फिर वो भी मर गया, मगर बिना आधे इंडिया को जीते और एक भी अफगानिस्तान की टेरिटरी लेकर। मगर फिर ग्रेट कौन था? दैट वॉज अशोका इज ग्रेट। और अशोका ने कैप्चर किया पूरे अखंड भारत को और बुनियाद रखी पॉलिटिकल यूनिटी और इंटरनल पीस की, और उसने एक्सपेंड किया इंडिया की ट्रेड को। बेसिकली उसने बहुत कुछ किया। अब देखो, सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो लोग अमीर होंगे, और अमीर होंगे तो कंट्री में से गरीबी, और इसी की वजह से अशोका को द ग्रेट बोला जाता है। और हिंदुस्तान को अशोका से मिला अशोका चक्र। अगर ये ग्रेट था तो मौर्यन एम्पायर की डिस्ट्रक्शन इसकी वजह से क्यों शुरू हुई? क्योंकि उन्होंने कलिंगा वॉर में हिस्सा लिया था और फिर भी उनकी 100,000 डेड्स और 150,000 डिपोट, इसका दुख उनसे सहा नहीं किया और उन्होंने वनवास ले लिया, जिसके चलते मौर्यन एम्पायर की जिम्मेदारी 72 किंग ने ले ली। बट उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्रा सोंगा ने उन्हें मारकर एम्पायर की जिम्मेदारी ले ली और फिर शुरुआत हुई एम्पायर नंबर 2 सोंगा एम्पायर की। ये जानेंगे हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन डायनेस्टीज़ की दूसरी किस्त में। और जी हाँ दोस्तों, सोंगा एम्पायर की शुरुआत हो चुकी थी, जैसा कि हम लोग को लास्ट किस्त में बताया था कि भांडरा किंग को मारकर पुष्यमित्रा सोंगा ने सोंगा एम्पायर की बुनियाद रख दी थी। पर फिर वो भी मर गए और फिर राजा बना वो जिन्होंने मारा था उसको, उसका बेटा अग्निमित्रा। अग्निमित्रा ने अपनी सल्तनत की सरहदों को कश्मीर तक ले जाकर और फिर उसने मधुरा स्टाइल को फॉरगन में स्पेंड करना भी शुरू कर दिया। पर अफसोस, उम्र होने के बाद वो खुद भी मर गया और फिर जो मरा उसके बेटे ने संभाला, यानी देवाभूति ने एम्पायर की उनकी भी कुछ वीकनेस थी। औरतें, राजा जी औरतों पे मरते थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत है। सिर्फ एक औरत के चक्कर में सोंगा एम्पायर को कानवास डायनेस्टी को जिम्मेदारी देकर राजा जी उस अफसरा के साथ हनीमून मनाने चले गए और फिर समय का चक्रा घूमता रहा और डायनेस्टीज़ पे डायनेस्टीज़ बीतती रहीं और 6 डायनेस्टीज़ के बाद शुरू हुई चोला एम्पायर एंड बिकेम द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये फिर इंडियन टेरिटरीज पर कब्ज़ा करने के बाद ये बनाने में व्यस्त हो गए और नज़र बची, दुर्घटना घटी। 1500 साल राज करने के बाद फाइनली इनका भी एंड हुआ पल्लवा डायनेस्टी के हाथ। फिर कुछ साल बीते और उसके बाद फिर और कुछ साल बीते, जिसके बाद 14 डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें मिला गुप्ता एम्पायर। और अब हम आ चुके हैं अपने गुप्ता एम्पायर के कर्ता धर्ता यानी चंद्रगुप्ता वन की शादी में, जिनकी शादी कुमार देवी से हो रही है। उन्होंने उनके फादर को भी बुलाया और उनके फादर ने उनको गिफ्ट दिया और वो उनके लिए लाए वेस्ट इंडिया की पाटलिपुत्री का अक्खा किंगडम। और अब इंडिया में रूल स्टार्ट हो चुका है गुप्त साइंटिफिक और एजुकेशनल रेवोल्यूशन। कालिदास, आर्यभट्टा, वरीमहार्य और वत्सयाना, जिन्होंने संस्कृत, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, चंद्रगुप्त ने अपने गुप्ता एम्पायर को पाटलिपुत्र से हाफ इंडिया तक फैला और वो खुद फैल गए। और उनके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्ता ने राज संभाला। समुद्रगुप्ता एके नेपोलियन ऑफ इंडिया अपनी शातिर तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कई युद्ध लड़े
और लड़ते लड़ते इन्होंने जैसे कि ये और लड़ते लड़ते एक दिन थक गए और एक युद्ध में उनकी भी मौत और इन सब राजाओं के बाद जितने भी राजा निकले वो सब चाय कंपानी निकले और हंस डायनेस्टी ने इन्हें निकल लिया। अब चलो हिस्ट्री में स्पीड लेते हुए और 13 डायनेस्टीज को गुजरते हुए अब हम पहुंचते हैं ईस्टर्न गंगा एम्पायर। तो हम इस वीडियो की तीसरी किस्म में गंगा एम्पायर के बारे में जानेंगे। अब हम बात करने वाले हैं उस डायनेस्टी के बारे में जिसने गुप्ता एम्पायर से ज़्यादा और चोला एम्पायर से कम हिंदुस्तान की ज़मीन पर राज किया। अब हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न गंगा एम्पायर के बारे में जिसके राजा इंद्रवर्मा वन यहाँ से शुरू कर सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहे, मगर ये लोग कुछ कर पाते इससे पहले मुसलमानों की भारत के अंदर एंट्री हो गई, भारत में ज़बरदस्ती घुस गए ऑफ कोर्स मुगल्स। अब ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने इनसे लड़ाई की 505 से 1950 सीई वेस्टर्न गंगास ने इनसे लड़ाई की। लड़ाई तो चल रही थी सिर्फ कर्नाटका के कावेरी रिवर के पास, लेकिन मेनवाइल आ गया भारत के बंगाल में 400 साल तक राज करने वाला पल्लवा एम्पायर और फिर 1000 सीई में होयसाला एम्पायर। नहीं भाई मैं गाली नहीं बक रहा। तो ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने पालावा को देखा और पालावा ने होयसाला को देखा, तो यही सब मिलके जुड़ के मिलके लड़ने लग गए इन दाढ़ी वालों से। लेकिन फिर 9050 सीई में फिरोज शाह तुगलक ने देखा ऐसे कैसे और एक सिटी भैया के उड़ीसा पर हमला। लेकिन फिर मुगल जीत गए पालावा एम्पायर से और ईस्टर्न गंगा एम्पायर से, मगर होयसाला एम्पायर तो बचा हुआ था। मगर फिर एकदम से एंट्री होती है रणवीर सिंह सॉरी अलाउद्दीन खिलजी की और उसने भी बोला ऐसे कैसे। तो आइए स्कोर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1, मुगल 1+1, होयसाला एम्पायर 0, पाला एम्पायर गंगा एम्पायर 0। हाँ, इसके बाद इंडिया का ऐसा ही हाल था और इंडिया पर लहरा था 9वें और 10वें एम्पायर यानी खिलजी और मुगल्स का हरा झंडा। अगर हम बात करें खिलजी एम्पायर के बारे में तो अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया की डेवलपमेंट के लिए सोमनाथ और उसके आसपास के गांव डिस्ट्रॉय किए और इंडिया की डिस्ट्रक्शन के लिए सोमनाथ मंदिर और भी बहुत सारे और नंदा लाइब्रेरी में घुसकर 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया। तो भारत का इनाश अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 में 1316 तक किया और वो उसने इतनी शिद्दत से ये काम किया था कि वो 1316 तक थक के ही मर गया। और इसके बाद के सारे खिलजी वारिस थकेले निकले और इसके बाद ऑफकोर्स मुगल एम्पायर ने अपना दिमाग चलाया। बट गेम वॉज स्टिल ऑन क्योंकि बिकॉज मुगल एम्पायर ने भी किसी को नहीं किया इंस्पायर। इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगल एम्पायर की बुनियाद रख दी और हाँ यहीं से बजाना शुरू किया था मुगलों ने हिंदू। और बाबर का बेटा था हुमायूं का बेटा था अकबर का बेटा था जहांगीर का बेटा था आलमगीर और उसका बेटा था औरंगजेब और 18 और हैं। और इंडिया में इन्होंने 300 साल तक बड़ी शान से हुक्मरानी की। मगर फिर हमारी शुरुआत होती है हमारे इस सीन और अब शुरुआत हो चुकी थी मराठा एम्पायर मराठा छत्रपति शिवाजी भोसले सन ऑफ शाहजीवाजी भोसले। और इंडिया का नक्शा कुछ इस तरीके से कर दिया था। 10th एम्पायर मेनवेल टिंग 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 हाय मोरोज वी आर ब्रिटिश फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन ग्रेटर थैन यू सो वी कैन डू द बिजनेस विद यू ओके वेलकम टू इंडिया। और प्रेजेंट ने इन पाकिस्तान पर पास हिंदुस्तान वॉर चल रहा है जहाँ पे हमारे 11वें एम्पायर महाराणा रंजीत सिंह 70 ईयर्स ओल्ड और यहाँ पर अफगानी सीख कवाब जमान शाह दुर्रानी, मगर फिर भी 17 साल का ये लड़का जीत गया। और जहाँ पंजाब में इस जीत की खुशी मनाई जा रही थी वहीं इन्होंने हमसे जो हाथ मिलाकर आए थे और उन्होंने ही हम पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। और यहाँ से शुरू हुआ उनके ब्लू रंग का और यहीं से शुरू हुआ वॉर टाइम। बट इस वॉर इज़ ऑल ओवर इंडिया। पंजाब जहाँ पर रंजीत सिंह का राज था उन्होंने अंग्रेज़ों को कितनी बार धूल चटाई। बट 1 मिनट महाराष्ट्र जहाँ पर अभी भी मराठा एम्पायर कायम था पाशा बाजीराव 2 वो ईस्ट इंडियन कंपनी से हार गए अफसोस। 1 मिनट पंजाब में जहाँ पर फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई वहाँ पर सिखों को शिकस्त हो गई और वॉर इज़ ओवर। और यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ब्रिटिश द एम्पायर और अंग्रेज़ों के 3 उम्दा कंट्रीब्यूशन जैसे कि जिम्मेदारी सिस्टम और कम्युनिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिकल डिप्रेशन, जलियांवाला बाग मैसेकर, इंडियाज पार्टीशन, वर्ल्ड वॉर 2 बट क्रेडिट चलो दे ही देते हैं सीरियसली। इन अंग्रेज़ों के भारत में कुछ कंट्रीब्यूशन उम्दा थे।
जैसे कि रेलवे सिस्टम, ऑबिट्यूशन ऑफ कास्ट एंड सत्ती, अपडेटिंग एजुकेशन सिस्टम, इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, लेट्स बट नॉट द लास्ट, इंडिया बनाना। लेकिन अब में से एक आदमी की सटक गई और उसने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं अनशन तब तक करूँगा जब तक ये घोड़े यहाँ से कट नहीं लेते। और इन्हीं की तरह एक आदमी उठा जिसने तो ये तक बोल दिया कि अब यहाँ से जाते हो या खींच के मारूं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, इंडिया आज़ाद हो चुका है 15 अगस्त 1947।